गुरजिंदर जी, आपकी जो फोर्थ प्रेगनेंसी थी हाँ जी। और जो एक बहुत ही मुश्किल आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने तजुर्बा आपका जो रहा। We have 4 children. 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा. The fourth pregnancy was complicated from the start. The doctors noticed there were some issues going on. When I went into surgery, उਦੋਂ पता लगा ना doctors ने कि I had a very rare condition called placenta accretia. So basically I was bleeding to death at that point. So at that point they were just trying to save my life, and I was blessed that he was a pediatrician at Surrey Memorial Hospital. How did you handle it? काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और जैसे मूवी थी ना, शाहरुख खान रानी मुखर्जी का सीन था, जब रानी मुखर्जी की मौत हो जाती है, कुछ कुछ होता है, तो वो सीन मेरे अंदर चल रहा था। अभी ये तो गई, अब इसकी जो इनर बिल्ड इतनी स्ट्रांग है, तो उसने उसको रोने धोने में नहीं लिया, मूव फॉरवर्ड। What was that moment when you decided that I'm actually, मतलब वॉक करना अलग बात है, यहाँ पर आप रन कर रहे हो 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर भी आपने किया है। It is absolutely unreal. मेरे माइंड में ये कभी नहीं सीगा that I'm sick. Right? In my mental mind, even though I went through this death experience, मैंने कभी होया, I did not realize it till years later actually that hey, how close I was. But now we celebrate his birthday. I actually celebrate my birthday with my son. We celebrate it. So we always go and live that moment, right? But then sometimes now even my kids are shocked, like they're doctors now, like oh my god, mother, you went through all this, because they have babies too now, right? They had C-section. मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में डॉक्टर परगट सिंह भुर्जी साहब और गुरजिंदर जी हैं। दोनों कमाल की हस्ती हैं यहाँ पर सरी वैंकूवर में, और मेरी जब से मुलाकात हुई है मेरे लिए बड़ा यूनिक सा तजुर्बा है। खुशखुर्रम जो लोग होते हैं और जो एक पॉजिटिविटी बिखेरते हैं, जेन्युइनली बहुत ही कम होते हैं दुनिया में, एंड परगट जी और गुरजिंदर जी उनमें से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं फरीदून साहब, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही तो असली दौलत है, ये तो बांटने आए थे हम लोग। क्या बात है। तो आपका हम तहे दिलों शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती समय निकाल के हम दो नाचीज़ लोगों को भी मौका दिया। क्योंकि जब मैं देख रहा था आप इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, जावेद अख्तर साहब का, अमिताभ बच्चन का, दलजीत दोसांझ का, हम तो बहुत जैसे उस लैडर में कम है, लेकिन आज के इंटरव्यू के बाद में शायद हमारा भी लैडर बढ़ जाएगा आपके बदौलत। नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक इंसान बड़ा होना चाहिए, और हस्तियां तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन इंसान बड़ा होना चाहिए, और मेरी नज़र में आप दोनों बहुत बड़ी शख्सियत हैं। जैसे पिछले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात हुई, और मैं बहुत से आप लोगों के इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, आपके भी देखे हैं, आप दोनों के साथ में मैंने देखे हैं। मुझे एक बात से मैं शुरू करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि शायद आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो जानने वाले हैं, उनको शायद उसके बारे में नहीं इल्म है। गुरजिंदर जी, आपकी जो फोर्थ प्रेगनेंसी थी, हाँ जी, और जो एक बहुत ही मुश्किल आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने तजुर्बा आपका जो रहा, प्लीज़ अगर आप कुछ उसके बारे में बताना चाहें, एंड हाउ परगट जी जस्ट supported you through and through, because it's a beautiful story. It is a beautiful story. We have 4 children. 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा. So the fourth pregnancy was complicated from the start. The doctors noticed there were some issues going on. It wasn't until later, about 6 months into the pregnancy, I was starting to bleed, and then I had an early delivery, so it was C-section. Baki betiya bhi C-section, so beta bhi C-section was planned, so let's have a C-section with that one too. So I went into the hospital, sudden kushi si we were going to have we knew it was a boy, so after $3 we were like excited that there was a boy coming in the family, so everybody was excited. But when I went into surgery, udo pata laga na doctors ne I had a very rare condition called placenta accretia. So the placenta normally comes out, but because it had gone into my kidney, my bladder, it had attached itself into different organs. So literally when they went to take it out, it was torn apart. So I was bleeding to death pretty well, and I don't know how much blood I lost right away. So basically I was bleeding to death at that point. So
At that point, they were just trying to save my life, and I was blessed that he was a pediatrician at Surrey Memorial Hospital and very well liked by everybody there. So all the nurses, all the doctors all came running in trying to just, save my life, basically. They ran out of blood at Surrey Memorial is where I delivered. They ran out of blood there, so then they had to actually call taxis to bring blood from other places. So they were paying taxis to bring more and more blood just to keep me alive. I pretty well lost, I think, 5 liters, was that what it was? 5 liters of blood. And then they had to replace all that. So even post-surgery, I didn't know what was happening. I knew when I went in, and normally C-section, you get, local and then they take the baby out. But I knew after the surgery happened, I told him, I said, I'm going, basically. Something's not right, I'm fainting. And after that, I just lost consciousness, right? When I woke up, I was in ICU. I had no idea what happened, but I did, during the whole surgery, it was very interesting. I heard my dad's voice telling me just do Waiguru, Waiguru. I'm like, why are they saying do Waiguru, Waiguru? I'm okay, right? So I didn't realize how serious it was. So after that, when I woke up in ICU, the first thing I said was my baby, right? Like for me, it was more important that I wanted to feed the baby. And they're like, no, you can't feed the baby. And I had tubes everywhere. So in ICU, basically, they had put tubes in my neck, my legs, my arms, so I had tubes everywhere. And then it was just basically me recovering from that. Always being a very positive person, always being very into exercise, health oriented. I think all that positive energy, for me, it was important. Let me get back to normal. I just wanted to get back to normal, right? But you don't realize one day he came and he took me for a walk. So I had lost so much blood, my hemoglobin had dropped to 40, which is very low. We couldn't walk even like 2 steps. I was all black and blue in ICU. But about 7 days later, I had, been recovering slowly by slowly and then seeing the baby and stuff. By the 7th day, I was all walking around. The nurses were very shocked. They're like, oh my God, most ladies are here they'll be complaining and moaning. Or no, I wanted to go home. I wanted to see my children. I had three daughters at home. They were young. So I think oldest was 10 and next one would have been about 7 and the youngest was about 3 years old. So I wanted to go home to my babies. So I'm like, just send me home. So I went home. I still had catheters and tubes inside, but I still went home and slowly recovered from that. But in the meantime, I didn't realize that during the surgery, they had cut my bladder, so I had a hole in my bladder, so I was going to have more complications as I moved through the whole year. But you know what, it was just about recovery. C-sections take 6 weeks, so this kind of took me longer. And it was then about probably a couple of months into it, and I realized, okay, you know what, I was actually leaking urine, so I had holes in my bladder, which meant I have to go back into get another surgery done eventually. I was in another hospital a lot, they know it. There were times when I lost like 20 pounds in a week. I was so sick because I had blockages, because the surgery was like 16 hours long, so I had so many blockages that I had to go back into the hospital, get tubes put in, get drained out, and then go back home. So that went on for about a year, settled down. And after that, then he was like, you need to go back, otherwise I would be I had to wear diapers. Like, depends what older people wear. So for 2 years, I was like in diapers. Then I made my mind up, no, I need to go back and, fix this issue as well. So we did go back into surgery. I cried all the way in. I said, I want to come back. I don't want to be like, you get that fear? Like, oh my God, I've been, through so much trauma. It's the same thing. So came back and everything went well. So there was a 5th C-section basically I had to recover from after, so it's another surgery. Recovered from there, but even after that surgery, I had still a lot of pain. I had put on, weight because of baby weight, so I hadn't lost that weight. My mental mind was like, I need to get back to walking. Let me, get into exercise again. So slowly, down the year, a couple of years down the road, I was having so much pain. My kids were in school. I had to drive them all the time. So getting out of the car was an issue, like just get out and walk. That was an issue. Everything was a bit of an issue for my whole body. Did a lot of physiotherapy, everything. Eventually I started walking again. I'm like, okay, let's get back into exercise. So I started running a little bit. I was never a runner in my life. I hate running. I was like, no way would I ever run. So I started doing a little bit of jogging on the treadmill, little by little. And then, started losing a little bit of weight.
It started making me feel better. And then somehow, I don't know why, I just had this thing. There's a big run in Vancouver. It's called the Vancouver Sun Run. Right? So I thought, okay, you know what? I'm going to sign myself up. That's my goal. Let me do a 10-kilometer run, right? Or jog or run, whatever I can. So I started training for that. As I trained for it, I was becoming more fit. I was starting to lose weight, and it was healing all my scars as well. So then that's what I ended up doing. I did my first 10K run. I got a medal. It was such a happy feeling, because when you do a community with 20, 30,000 other people, you're walking and running with them, it's such a nice feeling, and you get a medal. I'm like, wow, this is kind of nice. So then I started doing more runs eventually. And then I went to my half marathons. So that's where I started doing 21 kilometers, started training for those. That was a lot of training, but that was more of a lot of healing for myself. It was a lot of mental me time, because to do 21 kilometers, it would take me 2.5 hours. So I'm on the road 2.5 hours just with music. That was me time. So it was just, get my positive energy back. I felt better. I felt great. I lost weight. Everything. I pretty well healed. I was like, amazing. So I did, like, one of the first half marathons I did was called the Scotia Bank Half. It's an easier run where you ran downhill. Got my first medal. Then people call it a runner's high. So once you do a half marathon, you want to keep doing them. So then I just kept doing them and doing them. I have officially 19 medals with me right now. MashaAllah. Unofficially, I did 52 half K. I did do one full K, but that's very difficult to do. But you know what? I then started motivating other women. I said, you know what? It's important to look after yourself, right? We're always looking after everybody else, but especially I think when you're going through this kind of trauma and surgery, I think it's important to heal, and exercise is one of the biggest healers. I totally believe that. And the me time, like, we don't have that quality time with ourselves. Just to get out, even now, as I go for 2.5 hour walks, just my time, right? So, and it's also getting in touch with nature as well. And you reach your soul. You actually do a lot of deep thinking about yourself. Right. So it's been quite a journey, and now I have a city race that I've been organizing for the city of Surrey. We're in the 4th year. We started with 250 people who walked and ran it, and we're up to 700, and next year we're at like 1,500. It's motivating everybody else to do what I feel happy about, right? So health is important. That is our biggest wealth, right? We can have all the money in the world, but if you don't have your health, Absolutely. That's what I tell everybody. I say, take care of yourself and be happy. Like he says, it's just be a very positive person and make, for me it's important, whoever's around me, I like positive energy. I like seeing, when I see people, I feel their aura as well, like how they are. You can tell by a person's whole story by just seeing them. This guy's amazing, right? So I like that energy. I'm glad I give that energy out, because a lot of women come to me all the time like, oh, we just need some inspiration, right? So it's great inspiration. I own a salon now too, so that's another way of me giving back to women, saying, hey, look, you know what? And I tell them, I'm not just, I'm going to be 60 years old next year. I'm like, I'm about health, I'm about fitness, and I'm about looking good too, right? So that's Absolutely. I important. think you look amazing. And what was your age when your 4th delivery happened? I was 35. I was 35. Okay, and you were 37. या How did you handle it? काफ़ी डिफिकल्ट था, और जैसे मूवी थी ना करण जौहर की, शाहरुख खान रानी मुखर्जी का सीन था, जब रानी मुखर्जी की मौत हो जाती है, कुछ होता है, तो वो सीन मेरे अंत में चल रहा था। अभी ये तो गई अब, और तब मैंने एक अरदास की। अरदास होती, प्रेयर होती Of है, course. सिख अरदास कर सकता है, उसके हाथ में एक टूल है। तो अ से अर्जोई होती है, र से रक्षा होती है, द से दात होती है, स से सहायता होती है। 4 चीजें आप खड़ी कर देते हैं वहां पर, अगर आप सच्चे दिल से अरदास करते हैं। तो गुरु महाराज बोलते बिरथी कदे न होई जन की अरदास। अगर आप ह्यूमन बन के सच्चे मन से करें, तो जो हमारा गुरु है, मुर्शिद है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, वो आपकी हेल्प करता। और तब मैंने एक वादा कर दिया था कि माँ का बहुत जरूरी होता है बच्चे के पालने के लिए, पिता का भी चाहिए, लेकिन माँ इंटीग्रल फोर्स है। तो मेरी आधी जिंदगी इसको दे दे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर दिया था, और मुझे मतलब मैं खुश हूँ भी, इसने रिकवरी जो है बहुत अच्छी की। और जब ये आईसीयू में कुछ 7-8 दिन हो गए, तो वेंटिलेटर निकाल दिया था तब, तो क्योंकि ब्रीदिंग
टेक ओवर करनी पड़ती थी। तो फर्स्ट थिंग जो नर्स ड्यूटी पे थी उसको बोलती है, वेयर इज माई बेबी, आई वांट टू ब्रेस्ट फीड। एक इंसान जो इतनी चीज से गया, 40 बोतलें खून की इसको चढ़ी थी, तो इसको अभी तक। और उसके बाद में हमने ऐसा किया था, जो कनेडियन ब्लड सर्विसेज है, हमने जब 1-1.5 साल हो गया तो हमने पहला ऑर्गेनाइज किया था कम्युनिटी इवेंट जो पेपरों में भी प्रकाशित होगा। हमने 80 बोतलें दान में दी थी, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे फैमिली, और वो अभी भी वो प्लाक चलता है वहाँ पर। ये जो सरी ब्रांच है 68 और एक किंग जॉर्ज के कॉर्नर पे। तो जो हमारे, क्योंकि देखो क्या होता है, खून का रंग लाल है, भले किसी भी इंसान ने दिया, भले वो लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, धर्मी है, अधर्मी है, उसका वजूद क्या है, लेकिन खून से जीवन मिला है। तो हम खून किसी को देते हैं तो उसको जीवन दे सकते हैं। तो खून की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, उसका काम होता है बचाना, नरिश करना, ऑक्सीजन देनी, एंटीबॉडीज देनी। तो ये जो है हमने पेबैक करना शुरू किया, और उसके बाद हम दोनों ही कम्युनिटी में करते हैं। देखो हमारी सीख है गुरु नानक से भी, जो दसवंध है 10% हमें देना है, तो उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा देना सबसे इजी बात होती है। तो लेबर काम भी 10% करना, जो दुखी है उसको हंसाना भी है, जो भूखा उसको खिलाना भी है, और कम्युनिटी में जो चल रहा है उसमें योगदान कुछ ना कुछ हिस्से से डालना। वो आपके माइंड के एस्पेक्ट से हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स से हो सकता है, आपका फिजिकल प्रेजेंस से हो सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हम हैं ना, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। जो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं ना, जो हमारे अंदर जा रहा है, वो तो साझा है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। और अगर आप विश्लेषण करें, जो हमारा हवा का है, उसमें एक गैस होता है, उसका नाम होता है आर्गन, ARGON। वो 0.89%, उसको प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग 1% पकड़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो चेंज होगा, लेकिन एक गैस से वो इनर्ट रहेगा, वो है आर्गन। अंदर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब जो मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, ये पहली बार आपने ये बात मेरे से निकाल रही है, मेरे जहन से। वही जो आर्गन गुरु नानक देव जी ने लिया, शायद आपके अंदर भी जाके निकल जाएगा। क्या बात? वही आर्गन जो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने लिया, अंदर बाहर जाएगा। वही जीसस ने लिया, ये किसी और ने। इतने इंटरकनेक्टेड है हम लोग। तो इसलिए मानस की जात सब एक है, पहचान को हम जाति तौर पे तो सब एक है। हमने तो देखो जब हम स्टडी करते थे तो सेलुलर एस्पेक्ट तो पूरा देखा है। Correct. तो उसमें तो सब सेल सेम ही नजर आते हैं ना। और मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके पास टेलीस्कोप है, तो मुझे शौक भी है चंद्रमा को देखना, प्लैनेट्स को देखना। तो टेलीस्कोप भी देख लिया, माइक्रोस्कोप भी देख लिया, लेकिन फिजिकल डायमेंशन से ऊपर उठ के एक रूह का डायमेंशन होता है, एक कॉन्शियसनेस का डायमेंशन होता है, और एक प्रेम की भाषा होती है। तो सबसे जो उत्तम भाषा होती है प्रेम की भाषा। क्या बात है, नहीं एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर भुर्जी, जैसे मैंने आपसे कहा, आपके और गुरजिंदर जी के मैंने बहुत से मैंने इंटरव्यूज देखे। हम लोग थोड़ा सा भी फिर से उसी लम्हे के बारे में बात करेंगे। 25 साल, आई थिंक रफली 24-25 साल हुए हैं जब so much of blood was needed. You've always been a very sociable person, और मुझे लगता है कि चाहे आपका जितना ही पैसा हो, लेकिन अगर इस तरीके के लोगों ने मदद करी आपकी उस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है कि आपके एक सोशेबल होने की वजह से और आपके एक अच्छे इंसान होने की वजह से, एंड दैट यू मस्ट हैव बीन वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर पीपल एज वेल। वो एक मैनेजमेंट के लेवल पे कैसा तजुर्बा था आपके लिए? बिकॉज शी वाज बैटलिंग हर ओन बैटल्स। यू हैव 3 young kids. कनाडा में आप मतलब पीपल आर ऑन देयर ओन मोस्टली व्हाटसएवर। कैसे आपने कैसे मैनेज किया कि यहाँ से ये ब्लड मंगाना है, यहाँ पर ये वो कर ले, ये किसी को डिप्यूट करना है? आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव बीन द वन हु वाज मैनेजिंग इट। मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था उसमें, इतना ज़्यादा नहीं था। और जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे तमाम डॉक्टर फ्रेंड्स थे, वो भी आ गए। अगर घर बैठे तो वो भी भाग के आ गए। और ये प्रेम की परिभाषा होती है ना, भी मदद करना। देखो मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म बनाते हैं। पनवेल और पेन की जो रेलवे है उसमें 20 किलोमीटर का हमारी फैमिली ने काम किया हुआ है। हाँ, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। और मैं एक इंसान अकेला हूँ जो मेडिसिन में गए सेवा भावना से भी मदद करनी। तो हमारा एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर होता है, जो फिजिशियन होते हैं
उनका जो हृदय है वो थोड़ा कोमल होता है। तो हम दूसरों की मदद करने के लिए आते हैं, और ये गुडविल जो है आपको लंबे अरसे तक क्रिएट भी करनी पड़ती है। तो हर एक इंसान आके खड़ा हो जाता है, और हम भी अभी भी किसी को जरूरत है तो जाके खड़े होते हैं, भले वो हमारे बहुत छोटे मोटे जानने वाले हों या बहुत बड़े जानने वाले हों, क्योंकि किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। भला कीजिए तो भला होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। उसके बाद क्या आता है फरीदून, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सब सारे। क्या बात है, खनक किस बात की प्यारे। तो ईगो को सबलाइन कर लो। क्या बात है। तो इसलिए वो डिफिकल्ट था सिचुएशन। पहले तो इसकी जान बचाने की थी, 40 बोतलें तो खून की थी। फिर होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि प्लेसेंटा एक्रीटा ऐसी बात है जो बहुत रेयर होता है। कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन के लाइफ में 1 या 2 बार आएगा उसके 30-35 साल के उसके कैरियर में। तो प्लेसेंटा जी क्या करते हैं, जहाँ पर कट होता है ना यूट्रस का, पहले सी सेक्शन, उसके बाहर आके ट्यूमर की वजह से बाहर आके फैलना शुरू हो जाते हैं पूरे एब्डोमेन में। ट्यूमर यूट्रस के ऊपर, यूरेटर्स, किडनी, सारी जगह। और जब वो सी सेक्शन के लिए उस तरफ गए तो प्लेसेंटा तो कट होना ही था, उनकी गलती तो नहीं थी, है ना, क्योंकि आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो, आपको पता नहीं होता, और आप हर एक में थोड़ी आप सस्पेक्ट करते हो प्लेसेंटा एक्रीटा, है ना। तो जैसे 3 प्रेगनेंसी सी सेक्शन के साथ हुई थी, तभी कुछ नहीं था ना, तो ऑब्स्टेट्रिशियन को ये बिल्कुल पता नहीं था, और ना ही अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो रहा था वो। तो उसमें बॉडी एक डीआईसी में चले जाती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोलिजन। डीआईसी मीन्स क्लॉटिंग जो है, आपके फैक्टर सब कंज्यूम हो जाते हैं और आपकी जो ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं होगी अब, तो फिर आप ब्लीड करेंगे हर जगह। तो वो लीडिंग कॉज होता है डेथ का, क्योंकि मल्टी ऑर्गन में से खून बहना शुरू हो गया, बंद नहीं हो रहा। तो उसके लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए। ब्लड में ना क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो भी देने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं जो आके क्लॉट बनाते हैं, और जो रेगुलर होल ब्लड होता। तो ये सभी चीज़ें आ रही थी। रॉयल कोलंबियन हॉस्पिटल जो बगल में है सरी के, वहाँ से बहुत कुछ आया, बैंक जनरल से सामान आया 40-50 दूर। अब तो ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, तब तो टाइम कम लगता था। ये सन 2000 की बात है, सितंबर 5, 2000 की बात है। तो हम नेक्स्ट मिलेनियम में जाके हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, भी बेटा हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हमें बता दिया था उन्होंने, क्योंकि हमारी जान पहचान थी। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन है थोड़ा सा हमें पॉज करना पड़ा, क्योंकि ये जो मेडिकल कंडीशन है, लेकिन इसकी जो इनर बिल्ड इतनी स्ट्रांग है, तो उसने उसको रोने धोने में नहीं लिया, मूव फॉरवर्ड। नो, आई थिंक दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। देखिए क्या होता है कि जैसे कि बहुत बार एक कॉन्सेप्ट ये है, तसव्वुर ये है कि अगर आप इतने नियर डेथ एक्सपीरियंस अगर आपका होगा, तो जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दे कैन बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एंड द एडवाइस दैट कैन बी कमिंग इन, यू नो, कि ये मत करना, बिल्कुल अगर चलना है तो भी एकदम बिल्कुल फेदर्स के ऊपर चलो, just be very careful, and you went ahead and you started running. I did. Now, मुझे ऐसा लगता है, this is my perception, कि that, you know, कि जब आप एकदम अपने अंदर से डर निकाल दें और एक लाइफ को रोलर कोस्टर बना लें, I think that's when you literally just completely overtake yourself. Because ये एक बहुत ही contrasting चीज़ है कि you are going through a near death experience which is physically very laborious. You're not even able to open the car door whatsoever, and you tell yourself that I'm going to run. Yeah. What was that moment when you decided that I'm actually, मतलब walk करना अलग बात है, यहाँ पर आप run कर रहे हो 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर भी आपने किया है. It is absolutely unreal. But you know, I think our family is very strong. I had a lot of family support. My mom and dad were very close by. His parents were with me, so I had a lot of family support. But मेरे mind में ये कभी नहीं सीगा that I'm sick. Right? In my mental mind, even though I went through this death experience, मैंने कभी होया, I did not realize it till years later actually, that hey, how close I was. But now we celebrate his birthday. I actually celebrate my birthday with my son. We celebrate it. So we always go and live that moment, right? But then sometimes now, even my kids are shocked. Like, they're doctors now. Like, oh my God, mother, you went through all this. Because they have babies too now, right? They had a C-section. So it didn't, at that time, my whole focus was just, normal life, just get myself back to normal. My children are there, right? Just look after my children.
But I did have a lot of help. I have a amazing family, and his parents were amazing. His mom was amazing, so that helped a lot to get through. You know, they were there, support physically, right? So I had 3 children, but at least I had somebody there to help me. And for me, it was more about healing myself. So, like I said, I'm never about negative energy. It was always just move forward, right? Let's go. And the moment you're saying, well, when did you realize? It was probably the moment when I couldn't walk out of that car. I realized it was getting worse. That was where I was like, I need to fix this. You know, physio's not helping. I need to do something to fix this. So basically that's where I started, walking and running slowly eventually. And then, as I said, as I moved more and more, I just started feeling so good, so better, so, you know, losing weight. And then I realized, you know, this was where I should be focusing on. And then after that, I think it was a lot about focus on my health, always. So that was me. And I always said, you know, even after this experience, I live one day at a time. I realized life is that important because, you know what, they told me didn't know I was going to wake up in the morning or not. Like it was at that point where nobody knew if I was going to make it through the morning, right? That's amazing. Yeah. Okay, so Dr. Bhurji, आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, so you guys were joking and आपके मैं बहुत से इंटरव्यूज देखे हैं. जब पिछली बार हम लोग आए भी थे तो आप गुरजिंदर जी को एड्रेस करते हैं मालकिन जी. मुझे ऐसा लगता है, this is entirely my thought process after seeing what you guys went through. मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस एक्सपीरियंस के बाद में इनकी इतनी ज़्यादा, इनकी सिर्फ मेयर प्रेजेंस की इतनी कदर हो गई कि that you just want to make her feel like a princess all the time. बिल्कुल, क्योंकि बात ऐसी ना, 24 साल का मेरा बेटा हो जाएगा इंशाल्लाह, मतलब सितंबर में हो गया, और 24 साल की इसकी एज हो गई है ना, दोनों की सेम ही एज ही है ना. पिछली एज तो काउंट नहीं करते हैं. तो जब आपको बहुत एक चीज आपकी गुम जाए, जैसे कोई नूर हीरा कुछ मिट्टी में दब जाए या चीकड़ में गिर जाए, तो आप निकाल के उसको पॉलिश कर रहे, तो फिर आप उसको बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं. तो मैंने चेंज हो. मैं पहली बार आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि मैं एक लौता बेटा हूँ, मेरी 3 बहनें हैं और मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरी तरह रेस किया था. भी खाना हमारे तरफ आएगा, खा लेना, प्लेट हम उठा के लेके जाएंगे, किचन में 3 बहनें कुक करेंगी, भाई खाएगा, और खाते खाते देखो मेरा क्या हाल हो गया फिजिकली, मतलब खाना भी, डिजर्ट्स भी. तो मैं तो बहुत बुरी तरह रेस हुआ था. उसके बाद में मुझे पता चला कि मैं अभी इक्वल पार्टनर बनना है. तो मैं फिर अभी कभी कभी हेल्प करा देता हूँ, पूरा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी जो परवरिश है, चाय बना लेता हूँ, कभी कभी वैक्यूम कर देता हूँ, ग्रोसरीज ले आता हूँ. कॉस्को में देवी जी बोलती हैं तो मैं ले आता हूँ सैटरडे को, है ना, कभी कभी मुझे छुट्टी होती. तो ऐसा हुआ एक बार हम एक फंक्शन में जा रहे, तो बोलते कौन है, तो पता नहीं मेरे सबकॉन्शियस मेरे मन से निकला ये मेरी मालकिन है. मेरे बैंक का सभी जो है इसने हड़प लिया. मेरा घर जो है इसके नाम पे है, और दिल भी तो दे चुके हैं ना, दिल की भी तो मालकिन है. तो अगर आप सब कुछ सरेंडर कर देना एक औरत को, तो सबसे ज़्यादा बेहतर उसको मैनेज कर सकते हैं. तो मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ने लगे जब से मालकिन इसने अकाउंट्स देखने शुरू किए. तो इसलिए मैंने इसको तकल्लस दे दिया मालकिन का. तो लेकिन मालकिन का जो शोर होता है वो मालिक होता है ना. इसमें मेरा भी तो फायदा है. यूबीसी में डॉक्टर भुर्जी रेजिडेंटशिप कर रहे थे पीडियाट्रिक्स में. Apparently, I think he's only the second Sikh guy to do that. He had to go travel from Surrey all the way to Vancouver. He used to wake up at 5 o'clock in the morning and go every day. आपका इंटरव्यू दोनों का मैं देख रहा था जहाँ पर ये that rich and famous of Surrey. But लेकिन कोई भी wealth या कुछ भी जो आप acquire करते हैं बगैर मेहनत के तो possible है ही नहीं. आपका क्या वो thought process था, क्या मतलब how did you look at his entire waking up at 5 o'clock in the morning, and he worked very hard. And so how was that experience for both of you guys, and how crucial is that for you in your journey so far? So I always tell him I was a single mom for a long time. Because मेहनत तो करनी पड़ी. Because when he came from India, so he has to write all the exams. He's a doctor from India. He's got to clear the exam. Although when he went to, I was working already. I was a lab technologist, so I was working. He had to go to Seattle to do Kaplan. So courses at they used to be in Seattle. So
I paid for his rent, and he studied there, passed all the exams, got a lot of interviews in the States, so many of them, and then it was about just supporting him eventually, and then as he started working, we went to Newfoundland for 2 years, where he got a job there. So that's where my big badi beti hote paida hui si. And then he worked there, and I quit my job, and I was with him for a couple of years. Then he came back and applied for residency for UBC. So he applied everywhere, and people said, you know what, you probably won't get in Vancouver, it's a lot, it's going to be difficult. But he applied anyways, because we're smart, right? So he applied and he got the interview, and he got in the residency at UBC. So he started doing residency there. So residencies are, at that time there was only one beti Siudo, and then slowly we had the second child. Throughout the whole residency, and then him working, because then he used to work ICU, he became he did a bit of a neonatology specialist as well. So a lot of night shifts. So a very hard working man. He'd work nights, sleep a little, come back and do day clinic. So I really hardly ever saw him. It was always work, while I focused on the kids. I used to work because my in-laws were there. I was able to work as much as I could. Then I slowly cut down to part-time, just started looking after the children. So my whole focus was those children have to be looked after, right? So then, because all our kids are really well-rounded kids. I had them in sports. They played field hockey, soccer, they did music, did everything I could put them into. And actually, that motivated me to do it too, because if they skated, I went skating with them. If they skied, I took lessons with them. So we kind of had a little time together that way, right? But my focus was children, and he was just work, right? So basically, it wasn't easy, but that's all. I just said, you know what, I need to raise these kids, and then he just needs to work. So he worked hard, and I worked hard on my side, and he worked. So it's a joint partnership, right? Absolutely. The kids still turned out really great, and now, now we have time where he's now not doing all that, so it's more like a 9-to-5 job, and he's home in the evening, so we get to, have that time together now. And we're blessed, our children, I'm so blessed. They all turn out hardworking, and they're very community serving as well. So they are following our footsteps. So that's important for both of us, right? That's amazing. That's amazing. मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और Yeah. खास करके जब आप इमिग्रेंट आते हैं. हम लोग ने $400 बेसमेंट से शुरुआत की थी. उस जमाने में 400 भी बहुत ज़्यादा होता था. आजकल तो चलो 1200 की होगी बेसमेंट. पैसे बहुत कम हुआ करते थे. बहुत पुरानी कार थी. शूज़ में साल में या 2 साल में एक बार लेता था. कपड़े जो बॉम्बे से सिलाए वही पहनता था. तो धीरे धीरे फिर जब पैर लगने शुरू हुए, तो भगवान ने सब कुछ देना शुरू कर दिया. लेकिन मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता. तो अगर आप जो देखते हैं आज, उसके पर्दे के पीछे जो इतने साल की, इतनी डेकेड्स की हमारी मेहनत है, वो छुपी हुई है. और उस फाउंडेशन के ऊपर अब आप जो मर्जी इरेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें इरेक्ट कर सकते हो. लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए भी कम्युनिटी को देना, क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया हमको, है ना. खाली हाथ हम लोग आते हैं, और चलो खाली हाथ ही जाना. लेकिन जो समय यहाँ पर है, उससे सीखना है. और जो आप जो करेंगे, आपके बच्चे फॉलो करेंगे. आपको बिठा के उनको समझाना नहीं पड़ता हो, क्योंकि आप ही उनके हीरो हैं. आप ही उनके शाहरुख खान हैं. आप ही उनकी दीपिका पादुकोण है. आपको रोल मॉडलिंग करेंगे. तो हम बहुत ग्लैड हैं. मेरी बेटी भी रेडियो प्रोग्राम करती है, कम्युनिटी में सर्व करती है, जो इंटरनल मेडिसिन है. सेकंड भी अपने तौर पे करती है, और वो मल्टी टैलेंटेड हैं. हमारे पास तो, इनके पास ज़्यादा टैलेंट है. मेरे पास 2-3 टैलेंट है. एक तो मेडिसिन का टैलेंट है, दूसरा रूहानियत का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो भी इस फैमिली से ही मुझे ज़्यादा मिला है. और तीसरा, मैं बातचीत करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. आई एम ए पीपल्स पर्सन. मैं लाइक करता हूँ लोगों से मिलना जुलना. हर मज़हब में जाता हूँ, भले हिंदुज़म हो, जूडिज़म हो, इस्लाम हो, पोर्चुगीज़ हो, बंगालीस हो, इवन जो मिडल ईस्ट के हैं वो, या जो इरिथ्रिया एक कंट्री छोटी सी, उनका फंक्शन, वहाँ पर भी आते हैं. जो बुलाता जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे यार. प्यार से मोहब्बत से बजाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे. तो ये सब बातें, मेहनत बहुत करनी पड़ी. और मेरा ये था भी मुझे सक्सेस होना. मैंने जब बॉम्बे में रहता था, तो हम थोड़ा अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे. तो बहुत सारी चीज़ें घर में हो जाया करती थी, इंक्लूडिंग ड्राइवर लाइसेंस भी घर में ही बन जाते थे, अगर आपको पता है. मतलब हमारा भी ऐसी बना. तो वो बातें जो है ना, जब यहाँ पर आके हम देखे, तो अपने वजूद पे खड़े होके की, तो एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ. सही है. वहाँ पर हम हमारे फादर, ताए, चाचों के शोल्डर के ऊपर
मजे कर रहे थे, क्योंकि वो बेस थे हमारे। तो वो बात जो है मुझे सीखने को मिली। और एक जो सरी ने मुझे दी है, वो मेरी लैंग्वेज मुझे वापस दी है, पढ़नी और लिखनी, जो गुरमुखी है, वो उसका ज्ञान नहीं था मुझे बॉम्बे में। मैं बोल सकता था, समझ सकता था, लेकिन पढ़ और लिख नहीं सकता था। तो ये शादी के बाद में इन्होंने मुझे सिखाई है जी, आपने जिक्र किया था। हाँ, तो वो लैंग्वेज से मुझे बहुत कुछ मिला है, मेरा धर्म का, मेरा स्पिरिचुअलिज्म का, और जो पंजाबी पोइट्री एक्सप्लोर करनी, भले वो पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से है। और फिर उर्दू की जो है, हमारे दादाजी उर्दू का अखबार पढ़ा करते थे, द इनकलाब, जो 4-5 पेजेस का आता था, वो बॉम्बे में भी मिलता था। तो ये सभी भाषाओं का मुझे आज फ़ायदा हो रहा है। मैं 8 भाषाएं बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, क्योंकि वो दौर में आप जब रेज हो रहे हैं, सब वैल्यूज आपके अंदर जा रही हैं, और आपका जो है स्ट्रगल है आपको क्रिएट कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर आप एक गुलेल हैं, जितना खींचेंगे पत्थर उतना ही दूर जाएगा ना। तो जमाना अगर आपको खींच रहा है तो दैट मीन्स डोंट वरी, उतना ही आगे जाने वाले हो, डरना नहीं चाहिए। क्या बात है, छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। Which year you came to Canada? मैं यहाँ पर आया था 1988 में, अब करीबन 36 साल हो जाएंगे। सो भुर्जी साहब, मैंने आपके हमेशा जो इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत ही you've been extremely positive, very cheerful, and I think a visionary in more ways than one. So you came to Canada right after 84. जी, वहाँ पर बॉम्बे में था तो जब आप बॉम्बे में थे। बहुत बार जब हम खुश रहना सीख लेते हैं, शायद उसके पीछे ट्रेजेडीज भी होती हैं, बिकॉज वी हैव सीन ट्रेजेडीज। जब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी दर्द एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको खुशी की वैल्यू आपको ज़्यादा होती है। सो what sort of lessons in a way do you have, maybe from the time that when you were there and you were a grown up man at that point of time, and how has it impacted you, and how has it made that element of seva even more stronger in you when you came over here to Canada? देखो, ये तो अब मोदी सरकार ने भी कहा है, जो 84 को हुआ उसके बाद में जो सिखों के साथ में कत्लेआम हुआ था दिल्ली में, जब इंदिरा गांधी फौत हुई थी, और ये जेनोसाइड अब डिक्लेयर हुआ। जेनोसाइड मीन्स प्लान्ड था ये मिशन जो है। और जैसे दर्दनाक बातें जो हैं आपके रूह को टच जरूर करती हैं, लेकिन इससे सीखना होता है कि हम आगे से ऐसी परिस्थिति में ना जाएं, हम दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढें। और जो सिख्स हैं हिंदुस्तान में 1.8% है आजकल उनकी आबादी, और कनाडा में भी 1.8% है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो अभी इलेक्शन होके हटे BC में ना, तो करीबन 20 MLA सिख डिनोमिनेशन के हैं 93 सीट्स में, और फेडरली जो हैं MPs बहुत सारे हैं, मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। तो हम प्रोग्रेसिव हैं, मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश सरकार ने सिखों को बहुता लिया था, और जो कुर्बानियाँ हैं, जो शहीदियाँ हैं, हिंदुस्तान के पूरे आज़ादी में 94% सिखों की होगी जिन्होंने गैलोस या फांसी चूमा था। तो ये जज्बा है कौम सेवा का, जो वहाँ से हमें आता है। और जो हमारी गुरुओं की जो शैली है, जो सबसे पहले हमारे गुरु 5th गुरु अर्जुन देव जी, उनको तत्ती तवी पे बिठाया गया था लाहौर में, और उनके सर के ऊपर गर्म रेता फिर पानी में उबाला गया, फिर उनको रावी नदी में भेज दिया गया था। तो वो है शांति के साथ में जो है अपनी शहादत देनी। तो गुरु क्या कहता, मीठा लगे तेरा बहाना, कुछ भी हो रहा लेकिन फिर भी मुझे मीठा लग रहा है, गुरु अर्जुन देव जी को। फिर गुरु तेग बहादुर जी हैं, जो चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, सीस जिसे कहते हैं, तो उनका सर कलम हुआ था औरंगजेब के समय में। तो तभी यही था, अभी तू धर्म बदल ले। और देखो, मैं आपको अब धर्म के ऊपर चलता हूँ। गुरु नानक देव जी बेदी फैमिली में बॉर्न होते हैं, जो वेद पढ़ने वाले थे, और जो जनेऊ डालते हैं वो उनका एक बहुत बड़ा मतलब धार्मिक तौर पे एक संस्कृति का चिन्ह होता है। तो उसके बाप ने, जो पटवारी है मेहता कालू जी, उन्होंने वो अरेंजमेंट कर दिया। तो बाबा नानक छोटे थे, बोलते मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा, इसकी मुझे कोई वैल्यू नहीं लग रही है। अब कश्मीर के पंडित 9th नानक गुरु तेग बहादुर जी हैं, तो वहाँ से पंडित कृपाराम दत्त आता है,
और गुरु जी वहाँ आगरा में है उस समय, तो बेनती करते हैं आप बचाइए हमें, हमारा धर्म जो है जबरन जो है चेंज किया जा रहा। तो गुरु जी बोलते ठीक। पहला गुरु बोलता मैं जनेऊ जो है वो पहनूंगा नहीं, 9th गुरु बोलता तेरा पहना उसे उतारने लगूंगा। क्या बात, धक्का नहीं होना चाहिए किसके साथ। तो फिर उनको पकड़ा गया, दिल्ली लेके गए, तो वहाँ पर भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला उनके साथ कंपेनियन थे, उनको उनसे शहादत के पहले पहले शहीद किया गया। तो जब ये बारी आती है तो गुरुजी कहते हैं सीस दिया पर सिर ना दी। क्या बात। तो ये जो है बहुत बड़ी बात होती है। सीसगंज में जाके देखना, जो लाल किले के सामने है गुरुद्वारा। उनके बाद उनके जो बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके तो बड़े बेटे हैं जो चमकौर की बैटल में शहीद होते हैं, और 2 छोटे हैं बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। वो आज के जहन में सबसे छोटे शहीद हैं, 7 साल के और 8 साल के, जो खड़े होकर दीवार में चिनाए जाते हैं लेकिन बोलते नहीं हम धर्म परिवर्तन नहीं करें। जो अखंडता है, जो दृढ़ता है, जो है भी धक्का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सिख कौम किसी के साथ धक्का नहीं मतलब सहन करती है। हम सभी के साथ खड़े होते हैं भले कोई भी हो। और यही जो है कश्मीरी पंडित जाके फिर सिख बने थे। आजकल जो सिखिज्म जो कश्मीर में है उसका बूटा जो है कृपा राम दत्त की वजह से हुआ है, जब गुरु ने शहादत दी थी अपनी। तो देखो ये जो शरीर है फिजिकल डायमेंशन का 5 तत्वों से, पानी 72% है, मिट्टी 18% है, हवा 4% है, आग 4% है और आकाश 4% है। ये तो फानी है। जो आया सो चल सी सबको आई बारी है, क्या बात है। जिसके जी प्राण है कि उस साहेब मनो विसारिय, आपन हथी अपना आप ही खास। अपना काम तो अपने हाथों से करना पड़ेगा, और हाथ पैर आपको दिए काम करने के लिए। तो भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव को मिलने आए। भगत त्रिलोचन जी चौकड़ी लगा के भक्ति बहुत किया करते थे। तो नामदेव कपड़े धो रहे थे, तो बोलते नामा काहे कारज लागे, तू क्या कर रहा, मैंने सुना तू बहुत बड़ा भगत है। तो नामदेव कहते हाथ पाव कर काम चीत निरंजन राग। जो आपकी जो शौर है, जो रूह है, वो प्रभु के चरणों में होती है। हाथ पैर तो दिए काम करने के लिए, अगर इनकी जरूरत ना होती तो वो बिना हाथ पैर के जन्म देता भगवान। सो ये सभी काम करने चाहिए। इसलिए मैं आपको उस दिन भी कह रहा था, मैं कपड़े भी अच्छे पहनूंगा, खाना भी बढ़िया खाऊंगा, कार भी मैं 2 लाख के रखूंगा, घर भी मेरा 4 मिलियन का होगा, लेकिन जो मेरी कॉन्शियसनेस है हमेशा उसके चरणों में सरेंडर होगी। तो मन को सरेंडर कर दो, क्योंकि मन ही जो है सब बातों को आपसे गड़बड़ में लेके जाएगा और मिलाएगा भी हो। सबसे प्रबल फोर्स लाइफ में है माइंड। क्या बात है। मन रे तुझे जो है ना प्रेम का उसको चाबुक मारा, खींचे तो प्रेम का चाबुक मारो। और जो मन है वही सहाय होता है मीडिएटर मिलाने में आपको अल्टीमेटली, और सबलाइम होके सरेंडर हो जाता है। कबीर साहब क्या बोलते हैं, कंचन से पाइए नहीं तोल। कंचन बोलते सोने को, उसका तोल नहीं। कंचन से पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मैंने बार्टर कर लिया, तू मन रख ले, राम मुझे दे दे। तो ये जो मन की परिभाषा है, इसके ऊपर स्पिरिचुअल साइंस खड़ी है। और 1430 अंग जो है गुरु ग्रंथ साहब महाराज के हमें गाइड करते हैं। हम दोनों उसका पाठ करते हैं, उससे कोशिश करते हैं अपनी जीवन और बेहतर कर सके। ये जर्नी है। अगर इसमें चैप्टर बंद हो जाते तो अगले जन्म में जर्नी शुरू हो जाएगी। ये धीरे धीरे है, कारवां तो चलता ही रहेगा, कुछ आगे है कुछ पीछे। Absolutely, I think that's a beautiful thought. Alright, so मुझे लगता है कि ये हमारा पहला कन्वर्सेशन है। अच्छा। And this will be to be continued. जी जी, ये तो बहुत लंबा कन्वर्सेशन है। That's a long life story. Thank you very much. I think there's lots to talk about, but we'll do it next time very soon. But wonderful talking to both of you guys, and I think very very inspiring journey. The best part is that the way the stories conjoined together. I think that's really inspiring and fascinating. That is why I wanted both of you together, because I think one is completing the other, which is absolutely beautiful. So बहुत मुबारक आप दोनों को, बहुत ही कामयाब जिंदगी आप लोग गुजार रहे हैं, and you are inspiring. And I think मुझे लगता है अभी तो सिर्फ आधी जिंदगी हुई है, अभी तो आधी बाकी है। अरे जिंदगी जैसे राजेश खाना होता है ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी। नहीं भाई, लंबी भी चाहिए अपने को। लंबी भी चाहिए। अच्छे लोगों की जिंदगी लंबी होनी चाहिए। अच्छी and अच्छी। One person can inspire millions, so then I think that people they are precious. So thank you very much, and congratulations, all the best to both of you guys. बहुत बहुत धन्यवाद फरीदून जी। और कैमरा साहब
मैन साहब आपका भी धन्यवाद। और खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। ये मेरे जहन से बात निकली थी जी। बहुत साल पहले, एक रेडियो प्रोग्राम कर रहा था, तो मैं कभी कभी बोल देता हूँ ना, खुश रहो तो क्या होगा, आबाद रहो, खुशी से आबादी होगी। हंसते रहो तो बसते रहो, हंसोगे तो बसते रहोगे। सही बात है, बिल्कुल। आई थिंक that's absolutely wonderfully said. All right, thank you very much and all the Thank best you. wishes. Thank you so much. All right, बहुत बहुत thank you. धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।